हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है क्लास 9 का, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके पहले जो हम लोग क्लास 1 पढ़े थे उसमें था भारत का आकृति और आकार। ये चैप्टर 1 था क्लास 9 का, जो कि हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। और ये आज का जो है चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें जो भी संक्षेप में दिया है इसको हम लोग पढ़ेंगे, मैप भी देखेंगे, और जो भी फैक्ट है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आपकी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों को परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों की भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत का एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप से बने प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों की चौड़ी घाटियों से बना है। तो अब हम लोग इसके मुख्य भौगोलिक वितरण देख लेते हैं भारत के। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 2.2 में दिया गया है। तो पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला को मतलब देखेंगे, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान के साथ साथ लास्ट में हम लोग देखेंगे द्वीप समूह। तो पहला हम लोग हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर की अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरिक विस्तार के साथ हिमालय जो है को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घटिया पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग को स्थिर श्रृंखला को हम महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कह सकते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसके हिमालय के सभी मुख्य शिखर इस प्रकार हैं, जिससे कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर देख लेते हैं। जिसमें पहला है माउंट एवरेस्ट, जिसकी नेपाल देश में पड़ता है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा है जो भारत में पड़ता है, 8598 मीटर इसका हाइट है। मकालू जो कि नेपाल देश में पड़ता है, 8481 मीटर इसकी हाइट है। धौलगिरी जो कि नेपाल में पड़ता है, 8172 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा और गुवार मंदाता है। जो नंगा पर्वत है ये भारत में पाया जाता है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में और कामेट भी भारत में पाया जाता है। नामचा बरवा एक आपका जो भारत में पाया जाता है, नेपाल में आपका गुरुला मंदाता पाया जाता है। महान हिमालय में वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को करोड़ ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखलाएं हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसके बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। ये जो फैक्ट है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल के निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर तथा 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो कि धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ भी स्थित है।
इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी आवरण को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर है के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटाली दून एवं पाटली दून। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट कि इसके इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी से पूर्व तक क्रमशः इसकी कश्मीर और तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय के एक तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ का असम हिमालय के सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। तब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो कि महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसके बाद इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनती है। ये घने जंगलों से ढकी है और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियाँ के रूप में फैला है। पूर्वांचल से पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। इसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान देख लेते हैं। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं, जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह संघनन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों के आने वाली नदियों निक्षेपण के कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती हैं। इन्हीं धाराओं को हम वितरिकाएँ कहा जाता है। ये फैक्ट है, तो इसको फैक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब का बहुसंख्या अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत की हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान का व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियाँ में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाले शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएँ एवं भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम
तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था। इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी देखेंगे। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा के निक्षेप को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना होता था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ के एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार का अधिकतम भागों में फैला है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम तथा से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार के इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार का सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों की और श्रृंखला की स्थिति को ज्ञात करें, जैसा कि हम लोग ज्ञात करेंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर एक कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंगा पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रभ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार को अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी एवं जैंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। ये सतह तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र का थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। तो हम लोग मैप में देखेंगे कि भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट किधर है। ये जैसे कि महाराष्ट्र, केरल में ये सब पाया जाता है अधिकतर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट में 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की उनके काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड्डी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति की मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा से है। दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपस्थिति ज्वालामुखी से हुई है। इसके लिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल अब हम लोग देख लेते हैं। तो अरावली पहाड़ियाँ के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, जिसका क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में यह कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान, जो कि अर्धचंद्राकार बालू की एक टीला होती है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान का कुछ समूह देख सकते हैं। ये देखिए बरकान है। ये बरकान नहीं, भारतीय मरुस्थल है, थार मरुस्थल। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट का एक अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, जैसे तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं, जिसे मुंबई तथा गोवा के बीच को हम बोलते हैं कोंकण तट। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट का विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब हम लोग द्वीप समूह समझ लेते हैं। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत के मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों समूह का भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह का पहचान कर सकते हैं? तो पिछले क्लास में हम लोग द्वीप समूह देखे थे। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों के यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्का द्वीप या मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था, जो 32 वर्ग किलोमीटर की छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप जो है लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप की समूह एवं पादप तथा जंतु में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान के निकोबार द्वीप है। यह द्वीप बहुत बड़े आकार की संख्या में है। तो प्रवाल क्या होता है इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो इसके बाद है कि यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हो गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निश्चित पर्वत श्रेणियों से शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं की बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों में आच्छादित है। ये फैक्ट है, तो फैक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद है विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और यह देश को प्राकृतिक संसाधनों में संबद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदानों के देश में अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिला है।
पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार के देश की विविध भौतिक आकृतियों भविष्य में विकास और अनेक संभावना प्रदान करती है। तो शुरुआत से हम लोग पहले चित्र को देखते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ये चित्र है भारत का हिमालय पर्वत, जिसके सबसे उत्तरी भाग में हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं काराकोरम। यहीं पर काराकोरम आपका पर्वत पाया जाता है, जो भी त्रिभुज में ऐसे है काला कलर का, जैसे ये और ये सब पर्वत हैं। ये काराकोरम है। तो लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये आपका शिवालिक श्रेणी है। ये जो जिला दर्रा है, ये 3-4 टाइप का श्रेणी आपका आता है। तो ये आप देख लीजिए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा माउंट एवरेस्ट आपको देखना था ना, तो ये नेपाल में आपका एवरेस्ट पर्वत है। ये गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी, हिंडा नदी, यहाँ पर देखिए जो कि 5 नदी है, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज। ब्यास आपका इधर से निकलती है, बाद में झेलम में या फिर किसी अन्य नदी में इसका संगम हो जाता है। फिर कृष्णा गोदावरी को कृष्णा इसमें अभी तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग बाद में देखेंगे। ये देख लिए गारो खासी जंतिया की पहाड़ियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि बांग्लादेश में मिल जाती है, यानी कि चली जाती है। और ये आपका बुमला पर्वत है। तो ये आपका भौगोलिक विस्तार है। इसके बाद ये रहा मेन, तो ये देख लीजिएगा आपका कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट इधर ही है। और ये आपका क्या है, पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। ये उत्तरी भाग है जो कि विस्तार है। और यहाँ पर आपका थार मरुस्थल पाया जाएगा। ये रहा भारतीय महामरुस्थल, जिसमें आपका थार मरुस्थल पाया जाएगा। ये पर्वतीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है जहाँ पर पठार पाया जाता है। ये उत्तरी भाग है। ये तटीय भाग है, जहाँ पर आपको पता चल गया था कि समुद्र के तट पर स्थित कई राज्य पाए जाते हैं, जिसमें आपका 3 महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं, खासकर कोंकण तट, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी के नीचे ही जस्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ का जो प्रशासनिक कार्यालय होता है, ये पश्चिम बंगाल कोलकाता संभालता है, जबकि लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक कार्य है ये केरल संभालता है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं। ये हिमालय पर्वत का एक फ़ोटो है। इसके बाद ये आपका उत्तरी मैदान है। ये आपका बोल सकते हैं हम लोग मीजो की पहाड़ियाँ। देखिए कितना दृश्य इसका सुंदर दिखाई पड़ता है। इसके बाद ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है और ये आपका भारतीय मरुस्थल है। इसके बाद जो चित्र है, एक द्वीप है माजुली द्वीप, आप तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर है। प्रवाल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। प्रवाल फालिप से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो एक समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एक प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा होता है प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्स आकार का रोधिका होता है। अब हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं शुरुआत से। तो पहला फैक्ट है इसमें, देखिए ये रहा फैक्ट कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रे का नाम। और ये क्वेश्चन है फैक्ट में। और भारत के उन राज्यों का नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर में स्थित है। ये आपका एटलस है। एटलस में आप लोग
मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। इसके बाद ये शिखर है। फैक्ट आपका ये रहा फैक्ट आपका। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ के लोग निवास करते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है कि दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पंज का अर्थ होता है पाँच और आब का अर्थ होता है पानी, यानी 5 नदियों का पानी को हम लोग पंजाब बोलते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट अगर होगा तो देखेंगे। हाँ, ये रहा। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा में स्थित, मतलब कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला फैक्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप मतलब बैरन ज्वालामुखी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। अभ्यास अब हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप जानते ही होंगे कि क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो आप जो भी ऑप्शन आपको लगता है उसे आप कमेंट कीजिएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कन्नड़, कोरोमंडल, कोंकण या उत्तरी सरकार, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है कि जो भी क्वेश्चन आंसर सही है उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जो भी मतलब इसमें लास्ट का क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है आपका महेंद्रगिरी। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। कंचनजंगा और गारो खासी जंतिया, ये तो मिजोरम मेघालय में पड़ता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं संक्षेप में प्रश्न। तो भाबर क्या है? तो हम जब पढ़ रहे थे भाबर शब्द आया था, तो वो क्या है इसके बारे में आप कुछ संक्षेप 45 या 50 वर्ड में लिख सकते हैं। भारत के 3 प्रमुख विभागों का नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए, तो आप बता दीजिएगा। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? चौथा क्वेश्चन है कि भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। जैसे आपका भारत में लक्षद्वीप है, ये प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना हुआ है। और विश्व में जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वो विश्व का एक उदाहरण है प्रवाल भित्ति का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्राव होता है। आप तो पढ़े ही होंगे। तो ये फ्रेंड्स आज जो पढ़ रहे थे हम लोग भारत का भौगोलिक स्वरूप, बस इतना ही था। अब इसके बाद जो क्लास 3 आएगा वो नेक्स्ट डे आएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF या फिर कुछ भी जो जानकारी हो आपको फ्री अवेलेबल कराया जाए, तो हमारे चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि MG क्लासेस विकास सर है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे दूँगा। वहाँ से जाकर अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।